क्या आप इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि इस क्वेश्चन को आप बिना इक्वेशन बनाए सिर्फ ऑप्शन से सही कर सकते थे, तो क्या आप मानोगे? सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मार्क्स मित्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है यार, हम सब एमपी सुपर 100 की वीडियोस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमने एमपी सुपर 100 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, क्या एलिजिबिलिटी होती है ना, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। आपको पता है 12 मार्च आखिरी डेट है फॉर्म भरने की। क्या कट ऑफ रहती है एग्जाम्स की, पीवाईक्यू के क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो सारी हमने इस वीडियो में देख लिए थे। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी थे, पहले तो जाके आप मार्क्स मित्रा के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखो, जिससे आपको समझ आ जाए कि क्या क्या किस तरीके से हमें पढ़ना है। अब आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए मुझे कि सर हमें जेईई की तैयारी करा दो, हमें नीट्स की तैयारी करा दो। उसके लिए पहले तो बहुत सारा थैंक यू आप सबको कि आप सब लोगों ने इतना प्यार दिखाया, क्योंकि आप सबको भी पता है कि इस चैनल से अच्छा कंटेंट आपको मैथ्स कहीं भी पढ़ाने को मिल जाएगी, आपको कोई भी टीचर कुछ भी पढ़ा सकता है। पर जैसा कंटेंट कम समय में मैं ज़्यादा सिखा देता हूँ आपको, वो आपको गारंटेड कोई नहीं देता होगा। ठीक है? तो आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट को देखते हुए मैं वीडियो लाया हूँ जेईई वालों के लिए। अभी क्यों जेईई वालों के लिए? तो नीट वाले टेंशन में मत आना। मैं प्लान कर रहा हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो की भी वीडियो ला रहा हूँ। मुझे पता है पहले तो एग्जाम डेट को रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं। कुछ-कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम डेट 22 मार्च को है। कुछ-कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि एग्जाम डेट 22 मार्च को, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, मुझे अभी तक ये चीज़ क्लियर हुई नहीं है। मैंने कितना ज़्यादा रिसर्च करा, मुझे कहीं भी पता नहीं पड़ा। एक जगह पता भी पड़ा तो वो समझ नहीं आ रहा फेक है या रियल है। तो ये चीज़ असलियत है या नहीं, आप लोग मुझे बता देना अगर। पर मुझे अभी तक ऐसा सच कुछ पता नहीं पड़ा है कि 22 मार्च को अगर एग्जाम है। अगर है तो आप लोग तब भी अपने माइंड में बना के रखना कि अगर है तो तैयारी रखना। एडमिट कार्ड आने का वेट करो तो चीज़ और क्लियर हो जाएँगी। बाकी अभी एज़ सच कोई डेट का क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो हम बात कर रहे हैं जेईई वालों के लिए। इस वीडियो में हम लाए हैं मैथ्स के बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन। मैथ्स के बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है मैथ्स 40 मार्क्स की आती है और ऑलमोस्ट आपका 40% पेपर तो इसी से आता है ना, और वो बहुत आसान भी होता है अगर आपको मैथ्स आती है। नहीं आती है तो वो सबसे कठिन पोर्शन बन जाता है। बाकी नीट वालों के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो लाई जाए, और वो जेईई वालों के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री काम में आ जाएगी। पर अभी के लिए इस वीडियो में जेईई वालों के लिए वो मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर बोलूँ मैं बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस लाए हूँ जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में ना सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत-बहुत टाइप के। इसके अलावा आपको अप्रोच भी देखने को मिलेगी कि अगर मेरे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को देखते समय मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ। इसके साथ आपको बहुत सारी सुंदर ट्रिक्स देखने को मिलेंगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शायद आपकी उम्र के बच्चे नहीं जानते होंगे, पर इस वीडियो में आप वो चीज़ भी सीखोगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ता। आप ऑप्शन के साथ खेलना सीखोगे। आप ऑप्शंस के थ्रू, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, ऑप्शन के सहारे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बिना कोई उसके पीछे का लॉजिक जाने। और ये मैं आपको गारंटीड इस वीडियो में प्रूव भी करा दूँगा। तो ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। बाकी जिन लोगों ने वीडियो ये वाली नहीं देखी, आप देख लेना, इसमें सारी चीज़ें बताई कि क्या-क्या आपको सुपर 100 है क्या? जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है, तो आज भी भर सकते हो आप, 12 मार्च आखिरी डेट है, ठीक है? एमपीएसओएस की वेबसाइट पे, ठीक है? बाकी शुरू करते हैं, तो चलो, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। शुरू होने से पहले आप क्या करो, बस एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाओ। एक कॉपी और एक पेन, आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, आपको करना है वीडियो पॉज़। वीडियो को करना पॉज़, उस क्वेश्चन को ट्राई करना कितने देर में आप कर पा रहे हो, कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और फिर देखना वो अप्रोच या वो तरीका जिससे मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ। ठीक है? नहीं आती है तो सीख जाना, अप्रोच या फिर तरीका, या फिर मैं कहूँ बहुत सारी ट्रिक्स। ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत सारे पीवाईक्यूज़ मैंने छाने, बहुत सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स लाए हर टॉपिक से। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बिल्कुल इक्वली हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से बिलॉन्ग करते हो, चाहे इंग्लिश से। और पहली बात, अपने मन से डर निकाल देना कि पेपर कठिन आता है। पेपर बहुत ईज़ी आता है अगर आपको चीज़ें आती है। अगर आपने पढ़ रखा है ना, तो कोई कठिन चीज़ें नहीं है, ठीक है? नहीं पढ़ रखा है तो फिर आप टेंशन में रहोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? अब आप फ्री भी चीज़ें चाह रहे हो तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं सीधे-सीधे। एक टिकट है, वो सिलेक्ट करा हमने रैंडम फ्रॉम। अब आप में से पहले तो ये देखो कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर पा रहे हो फटाफट मिनटों में। बिल्कुल फटाफट से। बिना पेन वेन उठाए। पर अगर नहीं कर पाए तो देखो अप्रोच क्या रखते हो क्वेश्चन के। आपने क्वेश्चन सीधे-सीधे पढ़ा कि एक टिकट मैंने सिलेक्ट करा, रैंडम 100 टिकट थे, 100 टिकट में से मैंने एक टिकट उठाया। उन पे नंबर क्या डले थे, 00, 01, 02 से लेके 99 तक टोटल 100 नंबर डले थे, इस प्रकार से कि पहला नंबर 0 था, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 एंड देन 99। अब हमने माना वो बोल रहा है कि माना कि जो x टिकट पर लिखे गए अंकों का योगफल है और y अंकों का गुणनफल है। मतलब जितनी भी ये डिजिट्स है ना? जितनी भी डिजिट्स ये लिखी हैं जो कि टिकट टिकट पे लिखी हैं, तो जो डिजिट्स का सम है वो x है। डिजिट्स का सम क्या है? x। और डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, मल्टीप्लाई है, वो y है। ठीक है? क्वेश्चन में दिया गया है। तो बताओ जो प्रोबेबिलिटी होगी कि x की वैल्यू 9 आए और y की वैल्यू 0 आए, वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब इससे पहले आप लोग ये जानो, तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रायिकता होती क्या है। आपको ये चीज़ें तो आनी चाहिए, वैसे आप पढ़ रखे होंगे अपने 10th क्लास के सिलेबस में, 13 चैप्टर में। पर अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है, तो मैं हाइली रिकमेंड करूँगा कि आप अभी चैनल पर जाओ और सीधे एक प्लेलिस्ट वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा। इस प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में आपको दिखेगा क्लास 10th मैथ्स। ये दिख रहा है ना, क्लास 10th मैथ्स। इस क्लास 10th मैथ्स वाले पोर्शन में जाना, आपको 3 वीडियो मिलेंगी, 3 वीडियोज़ मिलेंगी मैथ्स की।
और ये बिल्कुल आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा। आप देखोगे 1 से 1.5 घंटे की वीडियो रहेगी, पर मैं गारंटी करता हूँ इसमें आपकी पूरी 10th क्लास की मैथ, पूरी 10th क्लास की मैथ 3 वीडियोज़ में खत्म हो जाएगी। और उसमें भी मैं डिपेंड करूँगा, आपको अगर दिख रहा है ये डे 1 की वीडियो है, आपको दिख रहा है डे 1, देन डे 2 की वीडियो है और डे 3 की ये वीडियो है। तो इसमें डे 2 वीडियो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे आपको डर लगता है, जैसे स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जो सुपर 100 के एग्जाम में बार-बार इनसे क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं इसीलिए। बाकी आप कोशिश करो कि 10th का सिलेबस अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इन 3 वीडियो में आप वो सारे फॉर्मूले, सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो मैं मान के चलता हूँ अब आपको प्रोबेबिलिटी, आप वो वीडियो देख के आ चुके हो या फिर आपने जहाँ भी पढ़ा है आपको प्रोबेबिलिटी आती है। अब अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो चीज़ें हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब जितने टोटल पॉसिबल केस किसी चीज़ के बनते हैं उसके ऊपर हमें लिख देना जितने हमें चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मैं बोलूँ मैंने एक सिक्का उछाला, अगर मैं एक बोलूँ एक सिक्का है, इस सिक्के में यहाँ पे हेड है, यहाँ पे टेल है ना, चित्त और पट है। अब मैं बोलूँ हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी कि हेड आ जाए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? आपको पता है हेड कितनी बार आ सकता है? अगर मैंने एक सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। आउट ऑफ टोटल केस कितने बन रहे थे? या तो हेड आ सकता था या टेल आ सकता था, तो टोटल केस तो 2 बने। कि अगर मैं सिक्का उछालता तो या तो हेड आता या फिर टेल आता, या तो हेड आता है टेल आता। मैं पूछूं हेड आने की प्रायिकता क्या है, कि हेड के चांसेस कितने हैं? तो हेड एक ही बार तो आ सकता था ना। हेड ये तो है नहीं कि दोनों बार, मतलब हेड ही आ जाए दोनों जगह, हेड तो लिखा नहीं है। तो टोटल अगर हेड आ सकता तो एक बार आ सकता था, वैसे टेल भी एक बार आ सकता। पर टोटल केस कितने बन सकते थे? कि हेड भी आ सकता था, टेल भी आ सकता था, तो टोटल केस बने 2। जो हमें चाहिए वो हो गया ऊपर। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी, ये मुझे लगता है आपको आती होगी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ध्यान से देखते हैं। 1 से लेके 100 तक नंबर लिखे, हमने नंबर एक कोई भी टिकट उठाया, एक टिकट निकाला। अब बताओ अगर x सम ऑफ डिजिट है और y प्रोडक्ट ऑफ डिजिट है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब तुम सोचो कि डिजिट्स ऐसी लिखी हुई हैं 0 0 0 1 0 2 0 3 कॉमा डॉट 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 99 तक डिजिट्स लिखी हुई हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि डिजिट्स का सम क्या है? x है। x क्या है? डिजिट्स का सम, सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का क्या है? जोड़ है। और वो कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। अब आप मुझे बता सकते हो आप क्या करोगे? शुरू में ही क्या करो, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इधर ऐसी डिजिट सोचने लगेंगे जिनका सम 9 होगा। जैसे सर यहाँ तो मैं सोचूं अगर 18, तो 18 में 1 प्लस 8 कितना होता है? डिजिट्स का सम 9 होता है। मैं बोलूंगा सर 81 हो जाएगा। 8 प्लस 1 ये भी 9 हो जाएगा। मैं बोलूंगा सर 27 भी हो जाएगा। 7 प्लस 2 9 ये भी हो जाएगा। मैं बोलूंगा, कोई बोलेगा सर 36 भी हो जाएगा। 3 प्लस 6 9 ये भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे। पर आप दूसरी चीज भी देखो, दूसरी चीज में क्या बोला है कि y जो है, y मतलब जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स कितना दिया गया है आपको? 0 दिया गया है, 0। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स मतलब जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। तो अगर मैं 18 को ले लेता और ऐसे केस निकाल लेता और फिर इनका प्रोडक्ट करता, तो 18 का अगर प्रोडक्ट करूंगा तो 8 इंटू 1 तो 8 आएगा, जो कि ये केस में सफल ही नहीं होता। तो ये केस ही कैंसिल हो जाता ना मेरा। वैसे ये तो मैं इतने केस क्यों बनाऊं? मैं सीधे देखूंगा दोनों केस को, कि नंबर ऐसा होना चाहिए डिजिट्स का सम 9 भी हो और डिजिट्स का प्रोडक्ट 0 भी हो। तो तुमने बोला सर ऐसे कौन कौन से नंबर बनेंगे? तुमने बोला सर अगर मैं 0 और 9 लिखूं, 9 भी तो एक नंबर है, तो अगर इनको जोड़ूंगा तो 0 और 9 9 हो जाएगा। वैसे अगर मैं 90 लिखूं, तो 90 के 9 प्लस 0 9 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई नंबर है जिनका जोड़ 9 होगा? तुमने बोला है, बहुत सारे नंबर है जिनका जोड़ 9 हो जाएगा। तुमने बोला सर हम तो लिख लेंगे 45 भी लिख लेंगे, 45 भी 4 प्लस 5 9 होता है। पर मैंने बोला क्या ये ऐसे नंबर है जिनका प्रोडक्ट 0 हो? तो प्रोडक्ट 0 अगर तुमको चाहिए, तो अगर तुमको प्रोडक्ट 0 चाहिए, तो तुमने देखा अगर सर मुझे प्रोडक्ट 0 चाहिए, तो इसका मतलब मुझे इनमें से एक नंबर तो 0 लेना ही पड़ेगा, एक नंबर तो 0 लेना ही पड़ेगा, और वो सिर्फ इन 2 केस में ही हो सकता है। वो सिर्फ इन 2 केस में ही हो सकता है। बाकी 2 केस में 0 आ ही नहीं सकता जोड़ के, है ना? जोड़ूं तो 9 आए तो फिर 2 ही केस बनेंगे, क्योंकि 0 भी तो चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट 0 से किसी का मल्टीप्लाई करूंगा 0 बन जाता है ना। तो यहाँ मुझे 0 भी चाहिए और 9 भी चाहिए जुड़ के, तो सिर्फ 2 केस बनेंगे। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी बताता इस क्वेश्चन की, तो अगर प्रोबेबिलिटी बनता कि सम 9 आ जाए और प्रोडक्ट 0 आ जाए, तो वो टोटल केस तो टिकट 100 थे, टोटल टिकट तो 100 थे, पर ऐसे केस कितने बनेंगे? सिर्फ 2 बनेंगे, सिर्फ 2। एक ये वाला केस बनेगा, एक ये बनेगा। ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट 20 हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसको काटा-पीटी कर लूँ तो 0 1 बाय 50, तो 0 1 बाय 50 आपका सीधा-सीधा आंसर हो जाएगा। इतना आसान था, अगर आप दिमाग में सोचते हो तो बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, आप अगेन पॉज़ करना, वीडियो को क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, बाकी मैं कराता हूँ आपको, ठीक है? बोल रहा है वह सबसे बड़ी संख्या है, बताइए, जो इसको काटने पर ये 4 5 या शेषफल देती है। मतलब वो लार्जेस्ट नंबर बताइए, लार्जेस्ट नंबर बताइए जो अगर इसको डिवाइड करे, 572 को डिवाइड करे और 699 को डिवाइड करे, तो रिमाइंडर जो आए वो 4 आए, 5 आए और 6 आए। तो वो बड़ा सा बड़ा नंबर बताइए। अब आप ध्यान से सोचो, आप इसको कैसे करोगे? बहुत सारे बच्चे कैसे करेंगे, आप ध्यान से सोचो। आपको बोला है 3 नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन में आपको, 445, 445, 572 और 699। अगर मैं बोलता वो बड़ा सा बड़ा नंबर बताइए जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, वो बड़ा सा बड़ा नंबर बताइए वो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो आप क्या निकाल लेते? वो बड़ा सा बड़ा नंबर क्या होता है? इन तीनों का एचसीएफ।
इन तीनों का क्या निकाल लेते, एचसीएफ निकाल लेते। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर जो ए न, इसको इसको और इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो क्वेश्चन आसान होता। पर उसने क्या बोल दिया कि क्षेत्र जो शेषफल आ रहा है वो 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब वो जो नंबर है मैं मान लेता हूँ वो नंबर कुछ ए है, वो नंबर ए है। तो वो जब इसको डिवाइड कर रहा है तो 4 शेषफल आ रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है वो नंबर तो 5 शेषफल आ रहा है, और इसको डिवाइड कर रहा है तो 6 शेषफल आ रहा है। तो तुम अगर ध्यान से सोचो, लॉजिकली सोचो, अगर ध्यान से सोचो तो तुम्हें दिख रहा है कि अगर सर इसको डिवाइड करने पे वो 4 शेषफल दे रहा है, तो अगर मैं इस नंबर में से 4 घटा दूं, इस नंबर में से 4 घटा दूं तो क्या बचेगा, 4 4 1, मतलब वो इसको तो क्या कर रहा होगा, इसको क्या कर रहा होगा, पूरा डिवाइड कर रहा होगा, इसको तो पूरा डिवाइड कर रहा होगा। समझ आया मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर 4 4 5 को डिवाइड करने पर वो 4 बचा रहा था, तो अगर मैं इसमें से 4 घटा दूं तो जो नंबर आएगा ना इसको वो पूरा डिवाइड कर रहा होगा। वैसे ही अगर मैं बोलूं 572 को डिवाइड करने पे 5 शेषफल दे रहा था, तो अगर मैं इसमें से 5 घटा दूं तो मतलब 567 को ये जो नंबर है ये पूरा डिवाइड कर रहा होगा। वैसे ही अगर मैं 699 में से 6 घटा दूं तो 693 को ये नंबर पूरा डिवाइड कर रहा होगा। तो अब तुम्हें समझ आया, तुम्हें वो नंबर निकालना है, तुम्हें सिर्फ वो नंबर निकालना है जो 441 ये वाला नंबर, 567 ये वाला नंबर और 693 ये वाले नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा, और वो बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए, मतलब इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, बस ये क्वेश्चन था। समझ आया, जब भी रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना है, बस इतना आसान है। क्या करना है मैं फिर समझाता हूँ। अगर मैं बोलूं, तुम समझो इस क्वेश्चन को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर मैं बोलूं कि कोई एक ऐसा नंबर है जो 3 को डिवाइड कर रहा है तो एक शेषफल दे रहा है, तो तुम अगर इस एक को घटा दोगे मतलब 2, तो इस 2 को तो पूरा काट ही रहा होगा ना। अगर मैं इस रिमाइंडर को घटा दूं तो जो बच के आ रहा है उसको तो पूरा काट रहा होगा ना, उसको तो पूरा काट रहा होगा ना। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं 3, अगर मैं इसको 2 से काटूं, लेस से मानूं, तो अगर 2 से काटूंगा एक बार 2, तो ये बचा रिमाइंडर, ये तुम्हारा क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल है। तो इस शेषफल को अगर मैं इसमें से घटा दूं 3 में से, तो 2 को तो पूरा काट ही रहा है ना, बस यही हमने यहाँ लॉजिक लगाया। अब तुम्हें इन तीनों का बस एचसीएफ निकालना है। अब बहुत से बच्चे यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे वो क्या करने लगेंगे, इनका एचसीएफ निकालने लगेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और वो भी तुमको बहुत सारे आते हैं। जिनको नहीं आते हैं वो वीडियो देख सकते हैं मैथ्स की 3 दिन वाली, जिसमें पूरे 10th में आपको एलसीएम एचसीएफ भी सिखाए गए हैं। पर मैं क्या करूंगा, लॉजिकली अगर मैं होशियार बच्चा होता या मेरी जगह कोई और बच्चा होता है जो पेपर दे रहा होगा, वो क्या करेगा, वो बोलेगा अगर कोई नंबर इसको काट रहा है, इसको काट रहा है और इसको काट रहा है, तो वो नंबर इनकी टेबल में आना चाहिए ना, मतलब वो आंसर इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से ही होगा, ये 4 ऑप्शन में से ही आंसर होगा। अब मैं देख रहा हूँ या तो ये होगा या ये या ये या ये। अब अगर मैं देखूं, चलो मैं मान लेता हूँ 65, मतलब 65 इसको पूरा काटेगा। तुमको पता है 5 की टेबल में कभी एक आता है एंड में, 5 की टेबल में कभी एक आता है, तुमने देखा है 5 की टेबल में एक आ ही नहीं सकता, मतलब ये नंबर इसको तो काट ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूँ 5 की टेबल तुम कितनी भी बार पढ़ लो, जैसे मैं बोलूँ 5 की टेबल पढ़ो तो 5 एकम या तो 5 आएगा एंड में या 0 आएगा, तो एंड में हमेशा क्या आता है, 5 या 0, इसके अलावा कोई नंबर आता है 5 की टेबल में, 5 एकम 5 दूनी 10, 3 15 24 20, 5 25 36, तो एंड डिजिट तो ये, पर यहाँ तो एंड डिजिट एक आ रही है, तो 65 तो हो ही नहीं सकता। वैसे 62 के जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कभी 62 के टेबल में अगर ये आएगा तो कभी 2 की टेबल में 1 आ सकता है एंड में, नहीं आ सकता, तो ये भी नहीं होगा। 4 की टेबल में कभी एक आ सकता है एंड में, अरे ये भी नहीं होगा। तो तुमने लॉजिकली बोल दिया कि सर इसका आंसर तो फिर बचा क्या, 63 यही होगा, और तुम देखोगे भी तो 63 की टेबल में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो मैं बिना एचसीएफ निकाले भी ऑप्शंस के सहारे, सिर्फ ऑप्शंस के साथ खेलकर इसका आंसर कर सकता था। मैं मान रहा हूँ ये चीज आपके लिए नहीं होगी, बिल्कुल नई होगी, पर अगर आप ये एक बार सीख गए ना तो आप बहुत सारा टाइम भी बचा लोगे, और आपकी थिंकिंग भी उस तरीके की डेवलप हो जाएगी, क्योंकि आप आगे जाके 11th 12th में जेई की तैयारी का सोच रहे हैं अगर, तो 11th का मैथ्स भी उस तरीके से, तो आपको ये अप्रोच भी सोचनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से भी आपको सोचना पड़ेगा, इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता था बिना कोई टाइम वेस्ट करे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल से जल्दी, अब जल्दी करेंगे, ठीक है। अब आपका फ्लो बन गया होगा, मेरा भी बन गया। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, तो कैलियो क्यों बता, मतलब बोला कोई बहुपद दिया गया है, ये दूसरा चैप्टर है आपका, आपको पता है 10th क्लास का। अब बहुपद में जो शून्य के वर्गों का योग 40 है। अब तुमको पता है किसी भी बहुपद के अगर तुम वर्ग निकालो, तो मैं मान लेता हूँ उसके जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है, मैं मान लेता हूँ उसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है, शून्य क्या है बहुपद के, अल्फा और बीटा। अब तुम्हें बोल रहा है इन शून्य के वर्गों का योग, मतलब इसका मैं वर्ग कर दूं और इसका वर्ग कर दूं, इनका जो योग है वो तुमको 40 दिया गया है, ये तुमको गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि शून्य के वर्गों का योग 40 है, मतलब जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उनके स्क्वायर्स का सम 40 दिया गया है। तो तुमको बताना है के की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन से के की वैल्यू निकालना है। अब ये क्वेश्चन तुमको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर नहीं अजीब है, ये सिंपल सा क्वेश्चन तुम जो 8th 9th क्लास में अलजेब्रा पढ़ते हो ना, जिसमें तुम आइडेंटिटी पढ़ते हो, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद है ना। फिर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, बस उधर से आप अगर लॉजिक से सोचते तो आप इस क्वेश्चन को कर लेते, बाकी कुछ नहीं है। अब करना क्या है, तुम अगर ध्यान से देखो, अब तुम्हें तो चाहिए क्या, के की वैल्यू। अब के की वैल्यू कब आ सकती है, खुद लॉजिकली सोचो, के की वैल्यू तो तब आएगी जब मुझे कांस्टेंट पता पड़े।
अब वो तो मुझे पता ही नहीं पड़ रहा है, या तो मुझे शून्य पता पड़ जाए कि अल्फा और बीटा पता पड़ जाए तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या करोगे? तो आप लॉजिकली सोचो, आपको तो सिर्फ ये दिया है तो आपको इसी के साथ कुछ करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है तो इसी के साथ कुछ करोगे, सिंपल सा लॉजिक है। इसी के साथ कुछ करोगे कि नहीं करोगे? तो आप देखो, क्या इसको मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मान लूं? तो अगर मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ से इस वाली इक्वेशन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, तो वो क्या हो जाएगी? सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये टू ए बी को वहां भेज दिया तो ये टू ए बी वहां जाके किसका बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। तो माइनस टू ए बी, तो ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अगर मैं इसको यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब टू अल्फा बीटा, और ये तुमको 40 दिया गया है। ये तुमको 40 दिया गया। अब हमने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमको पता है जो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो बहुपद के सम होता है वो माइनस बी अपॉन ही होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो सी अपॉन ही होता है। अब ये सी अपॉन बी अपॉन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं फिर रिकमेंड करूंगा, आपने 10वीं की मैथ्स या तो अच्छे से पढ़ी नहीं है या नहीं पढ़ी है तो मैं आप वीडियो देख लो, आपको वो मैथ्स की वीडियो में 3 वीडियो में पूरी मैथ कवर हो जाएगी बहुत आसानी से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे। बाकी तब भी मैं इतना बता दे रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी फॉर्म की होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे इन एबीसी की बात हो रही है, जो कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है, जो कॉफिशिएंट बी का है, गुणांक मतलब, है ना। तो अगर मैं अब यहाँ से देखूं तो मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता है, अल्फा बीटा सी अपॉन होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो यहाँ से अगर मैं ए देखूं तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -8, और सी की वैल्यू आ गई के, सी की वैल्यू आ गई के। तो मैं ए बी सी तीनों की वैल्यू पता पड़ गई। अब क्या, इधर उठा के रख दो, इस इक्वेशन में उठा के रख दो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस बी मतलब माइनस माइनस 8 अपॉन ए क्या है 1, इसका स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या है? सी अपॉन ए, सी क्या है? के अपॉन ए मतलब 1, के अपॉन ए 1 बराबर 40। इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो। ये कट गया, 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस 2 इंटू के 2 के बराबर 40। ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से तुम अगर 40 को इधर बुला लो और 2 के को उधर भेज दो तो 2 के की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 24 और के की वैल्यू आ जाएगी 12। ये आ गया तुम्हारा आंसर। अगर तुमको चीजें पता थी तो बहुत आसानी से हो जाती, बाकी तुमको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ 5005 is expressed in the terms of product of prime factor, मतलब अगर हम इसको अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं तो सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड आपसे बोल रहा है सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, मतलब इनका सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या होगा। अब आपको पता है प्राइम फैक्टर आप करोगे तो आप एक तो तरीका क्या ऑप्शन से कर सकते हो, आप इसको सबसे बड़ा कौन सा है 17, तो आप क्या करोगे 5005 को 17 से काट के देख लोगे, 17 से काट के देख, अगर पूरा कट जाए, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो ये आंसर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो ये आंसर नहीं होगा। फिर आप ऐसे 13 से चेक कर लो। बड़े से क्यों कर रहे हैं, 5 से शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा निकालना है, तो बड़ा है तो 17 से शुरू करेंगे ना, 17 से शुरू करेंगे ना। पर हम देख, या तो इस तरीके से कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको पता अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है, जैसे मान लो A0B, कोई भी नंबर इस फॉर्म में है, या फिर A000B इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये 101 इंटू समथिंग है, इसका मतलब ये 1001 इंटू समथिंग है। क्योंकि जब मैं 1001 में किसी भी सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये नंबर आ सकता है ना। जैसे मैं बोलूँ 1001 में मैं 6 का गुणा करूं तभी तो 6006 आएगा। यहाँ पे ये सेम ही होते हैं, ये क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो आप उस तरीके से सोचते तो आप 5005 को तोड़ते, तो आपको पता अगर आप 5 बाहर बुला लेते तो 1001 आ जाता, 1001। अब आप ये देख लो बस, ये 1001 किससे कट रहा है, 13 से, 17 से। तो आप अगर 17 से काटोगे तो आपने देखा 17 पंजे 85, 16 बचे 161। अब 161 की 17 की टेबल में 161 आता है, नहीं आता है, तो अब आप 13 से काट लो, तो 13 सत्ते 91, फिर 9 बचे तो 1, फिर 13 की टेबल में 91 आता है, तो 13 ही तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बिना कोई सोचे समझे। कैसे समझा जाएगा कि हमने क्या करा, इसका छोटा सा फॉर्मूला गुणनखंड निकाल दिया। तुम्हें ऐसे नहीं करना है तो तुम चार एक एक करके ऑप्शन से भी डिवाइड करके देख सकते हो, इतना दिमाग नहीं लगाना है तो मत लगाओ, ऑप्शन से कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा पर कर तो लोगे। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें समांतर श्रेणी, इसमें कितने पदों की संख्या क्या होगी। अब तुमको पता है समांतर श्रेणी क्या होती है, एपी, तुमको ये सब चीजें आनी चाहिए, मुझे लगता है आती भी होंगी। एपी क्या होता है, जिसमें चीजें इस प्रकार से होती है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये एक एपी सीरीज होती है जिसमें डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला कुछ याद आनी चाहिए कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, सम ऑफ nth टर्म, तुमको सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे डी क्या होता है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का समान अंतर होता है, इनके बीच का समान अंतर होता है। ये सारी चीजें तुमको पता होंगी, नहीं तो वीडियो में जाकर देखो, अपनी पुरानी कॉपियों में पढ़ो। अब यहाँ पे तुम्हें बताना कितने टर्म्स, अब जब भी कभी टर्म्स वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहला तरीका तो क्या होता है, इसको मान लो आखिरी, इसको क्या मान लो nth टर्म, इसको मान लो nth टर्म। तो अगर तुम इसको nth टर्म मानोगे तो तुम्हें पता है लेट nth टर्म ये मान लिया, तो nth टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू 139 तुमको दी है। यहाँ से तुम देखो a क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा तो ये तुम्हारा a हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 4, तो a की वैल्यू हो गई 7,
ए की वैल्यू हो गई 7, डी की वैल्यू आ गई 4, इधर इसको यहाँ पे रख दो और आंसर ला लो। तो आंसर तुम रखोगे, यहाँ से तुमको एन की वैल्यू मिल जाएगी, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। पर मैं तुमको एक बताता हूँ शॉर्ट तरीका, इसका बताता हूँ शॉर्ट तरीका। जब भी तुमसे पूछे कि किसी भी एपी में कितने टर्म्स हैं, जब भी तुमसे पूछे कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो तुमको याद रखें एक सिंपल सा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये मैंने वीडियो में बताया, जहां पे मैं 3 दिनों में कंप्लीट करी, वहां भी फॉर्मूला बताया था। अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन। बस ये फॉर्मूला याद रखना, और ये इतना आसान है, आपको खुद समझ आ जाएगा। इससे आप नंबर ऑफ टर्म्स आसानी से निकाल सकते हैं। आपको दिख रहा है लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ लास्ट टर्म क्या है, तो लास्ट टर्म है सबसे आखिरी वाला टर्म, फर्स्ट टर्म है सबसे पहला वाला टर्म, इनके बीच का डिफरेंस हो गया डी। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट करूंगा, तो तुमने देखा लास्ट टर्म कितना है, सर ने बोला लास्ट टर्म तो 139 है, फर्स्ट टर्म 7 है, इनके बीच का डिफरेंस 4 है, इसमें एक जोड़ देना है, तो 132/4 प्लस 1। तो अगर मैं बोलूँ 4 33 कटा प्लस 1 तो 34। तो ये 34th टर्म है तुम्हारा, 34th टर्म, ये इसका हो जाएगा आंसर। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। आप पे दोनों तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मेथड 1 और मेथड 2। शॉर्ट इसीलिए बताया क्योंकि इससे आप आसानी से कर लोगे, आपको स्टेप मार्किंग की तो नंबर मिलने नहीं है, आपको तो ऑब्जेक्टिव बताना है ना आंसर, तो ये तरीका ज्यादा आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल 169 है, तो उसकी लेंथ बता दो। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, खत्म कर दे। एक स्क्वायर है, हमने मान लिया एक स्क्वायर है, एबीसीडी इसका नाम है, ठीक है। अब इसकी एरिया कितना है 169, तो तुमने मान लिया इसकी एक साइड है ए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, दूसरी भाषा में बोलते हैं भुजा का स्क्वायर। तो सब ए होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो साइड इंटू साइड मतलब ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू तुम्हें सवाल में दी है 169, तुमको पता है 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो एक साइड की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ था, एक साइड ही तो पूछी थी, आसान क्वेश्चन है। अगला देखा, 5 साल पहले, 5 साल पहले राम जो था ना, वो वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज मोहन, मतलब राम की जो एज थी ना वो मोहन से 3 गुना ज्यादा थी। 10 साल बाद राम शाल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मोहन, 10 साल बाद राम क्या हो गया, मोहन से दुगना हो गया, मतलब उसके साल उसकी एज के ट्वाइस हो गया। तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होगी। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आपको लगेगी इक्वेशन सॉल्व करना है। पर मैं इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से भी करा सकता हूँ बिल्कुल आसानी से, पर वो बताऊंगा मैं इस पहले सॉल्व कराने के बाद। आप ध्यान से सोचो, सिर्फ आप ध्यान से सोचो, लॉजिकली सोचो, ठीक है, लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको क्वेश्चन आपको कराता कैसे, इक्वेशन बना के, तो आपने मान लिया लेट इनकी प्रेजेंट एज है ना, जो इनकी प्रेजेंट एज, इनकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, राम की मैंने मान ली आर है, और मोहन की क्या मान ली एम है। इनकी मैंने प्रेजेंट एज मान ली, ये आर है, ये एम की मोहन है। अब वो बोला है 5 साल पहले, तो अगर मैं 5 साल पहले का स्ट्रक्चर बताऊं, 5 years अगो, तो 5 साल पहले, अगर मैं बोलूँ 5 साल पहले राम की एज कितनी हो गई होगी, 5 घट गई होगी, राम की एज 5 घट गई होगी, और मोहन की भी एज 5 घट गई होगी 5 साल पहले। जैसे मैं बोलूँ आज आप 15-16 साल के हो, तो 5 साल पहले 16 में से 5 घटाओ, 11 साल के थे। तो वैसे ही आज अगर राम आर का है, तो 5 साल पहले 5 का होगा, वैसे मोहन भी 5 कम का होगा। तो बोल रहा है 5 साल पहले राम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज मोहन, मतलब राम की एज थी वो कितनी थी, मोहन की एज का 3 गुना, मोहन की एज का 3 गुना। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करोगे, तो r-5 आ जाएगा 3m-15, 3m-15। तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालूंगा, तो 3m-10, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं देख रहा हूँ 10 years लेटर, मतलब 10 साल के बाद का समय। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको 10 years लेटर, मतलब आज से 10 साल बाद। अब आज से 10 साल बाद आप भी 10 साल बड़े हो जाओगे, तो राम भी कितना हो जाएगा 10 साल बड़ा, मोहन भी कितना हो जाएगा 10 साल बड़ा। ये इक्वेशन के थ्रू बता रहा हूँ कैसे करना है, बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर। 10 साल बाद राम कितना था, ट्वाइस था, ट्वाइस मतलब राम की जो एज थी ना, वो मोहन की एज का दुगना थी, मोहन की एज का दुगना। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूंगा, तो r+10 कितना आ जाएगा, 2m+20। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m+10। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, दोनों में r की वैल्यू इक्वल है, तो अगर r की वैल्यू ये भी है, r की वैल्यू ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखूं, पेंशन कर लेता हूँ, तो जो 3m-10 है वो बराबर हो जाएगा 2m+10 के। तो यहाँ से अगर मैं लाऊंगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 20, तो मतलब मोहन की जो प्रेजेंट एज है वो 20 साल है। अब तुम देख लो, पूछा किसकी है, राम की और मोहन की, तो मोहन की 20 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तुम्हें अब राम की भी निकालनी पड़ेगी। तो राम की किस में निकालो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो मोहन की, तो 3 × 20 - 10, तो राम की आ गई 50, तो राम की 50, मोहन की 20, ये वाला आंसर हो गया। अब अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली भी सिर्फ ऑप्शन से कर सकते थे, तो आप क्या मानते, देखो आपको दिखाता हूँ। आपसे पूछा है प्रेजेंट एजेस, तो मैं मान लेता हूँ पहले एक एक ऑप्शन को आप सिर्फ ऑप्शन से कर सकते थे, बाय ऑप्शन, सिर्फ आप ऑप्शन से कर सकते थे, ऑप्शंस के साथ खेलकर भी ये क्वेश्चन कर सकते थे, बहुत आसान हो जाता। आप कोई भी ऑप्शन उठाते, मन में उठाते, आपसे बोला 10 साल बाद राम की एज मोहन की एज की दुगनी हो जाएगी, तो अगर मैं इस ऑप्शन को उठाता, 10 साल बाद राम कितने का हो जाता, अभी ये 50 और ये
ये राम है तुम्हारा और ये मोहन है तुम्हारा। अब वो बोल रहा है 10 साल बाद ये दुगना हो जाएगा, तो तुम देख लो 10 साल बाद ये कितना हो जाता, 60 का, और 10 साल बाद ये कितने का हो जाता, 30 का। क्या राम मोहन का दुगना है? क्या राम मोहन का दुगना है? तुमने कहा हाँ सर दुगना है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन हो जाता बिना सोचे समझे, खत्म। तुम अगर दूसरा ऑप्शन उठा लो, मान लो ये ऑप्शन उठा दो, तुमने बोला सर राम 56 का है, मोहन 24 का, 10 साल बाद ये कितने का हो जाता, 66 का, ये 10 साल बाद कितने का हो जाता, 34 का। क्या ये दुगना है? तुमने बोला दुगना नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो तुम इतने आसानी से सिर्फ ये 4 ऑप्शन से भी कर सकते थे और तुमको आंसर आराम से मिल जाता, बिना कोई इतनी क्वेश्चंस बनाए। समझ आ रहा होगा तुमको। बाकी अगर समझ आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना कि तुमको ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो इसका पार्ट 2 लाएंगे हम, बिल्कुल लाएंगे, जल्दी लाएंगे। पर बताना जरूर कमेंट में कैसा लग रहा है, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ये अब ये इक्वेशन दी है, इसमें क्या करना है, तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो तुमको पता है ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 32, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। सॉल्व करने के लिए क्या है, या तो तुमको पता है मिडिल पार्ट में जो सम हो वो 4 हो और प्रोडक्ट क्या हो, 32 हो, वैसे करके कर सकते हो। तो तुमने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4x माइनस 32, तो 8 का 4 में गुणा करूंगा तो 8 और माइनस 4 ये ऐसे नंबर है कि जोड़ूंगा तो 4 आएगा और प्रोडक्ट करूंगा तो माइनस 32 आएगा। तो ऐसे कर सकते हैं ना। तो एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 8, माइनस 4 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 8, तो एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 4। ये एक बार एक्स के प्लस 8 को जीरो में रखेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी, एक्स माइनस 4 को जीरो में रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 4 और माइनस 8 इसके आंसर हो जाएंगे इतने आसानी से। दूसरा, आप श्रीधाराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जिनको पता होगा क्या होता है, जो रूट्स को निकालने के लिए होता है, रूट्स को निकालने के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे ए बी सी वही अगेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ए बी सी के मान मिल जाएंगे। एक बार यहाँ प्लस रख देना तो एक मान मिलेगा, एक बार इधर माइनस रख देना तो मान मिलेगा। आप इससे भी कर सकते थे अगर आपको ये दो पद नहीं आ रहे थे तो, ठीक है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते। सम ऑफ तीन नंबर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में उनका सम 12 है। उनका सम क्या है, 12, मतलब 3 नंबर है जो समानांतर श्रेणी में है हिंदी वालों के लिए, तो उनका जो जोड़ है वो 12 है। और उनके घनों का सम 288 है, मतलब सम ऑफ देयर क्यूब से 288 नंबर क्या है। अब आप में से बहुत से बच्चे क्या करने वाले हैं, मुझे पता है, एक श्रेणी बनाएंगे। क्या करेंगे कि तुम्हें पता है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें 3 नंबर का सम 12 है, तो तुमने बोला वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ ऐसी होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ये मान लिए तुमने 3 नंबर है। अब इनका जो सम है, इनका सम कितना है, 12 करोगे, फिर क्यूब्स का सम करोगे कि ए का क्यूब प्लस डी का क्यूब, इनका सम तुम्हारा कोई डेड डेड है 288, और फिर तुम इन इक्वेशन को बना के सॉल्व करोगे। बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम क्या करो, सीधे ऑप्शन उठाओ। सीधे क्या करो, मैं तो बोलता हूँ सीधे क्या उठाओ, ऑप्शन उठाओ। तुम क्या उठाओ, ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन से क्या उठाओ, तुम मान लो वो 3 नंबर ही है, तुम मान लो वो 3 नंबर ही है। चेक कर लो, क्या 2 प्लस 4 प्लस 6 12 आ रहा है, क्या 2 प्लस 6 4 प्लस 6 12 आ रहा है, सम ऑफ नंबर 12 आ रहा है, तुमने कहा आ रहा है। क्या इनके क्यूब का सम, 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब 288 आ रहा है, तो तुमने बोला चेक कर लेते हैं। 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, जोड़ा तो 4 8 अच्छा 14, 8 अच्छा 12 अच्छा 18, 8 1 6 और 1 7 और 1 8 और 288 बिल्कुल आ रहा है। तो क्या वो आंसर यही नहीं होगा, क्या वो आंसर वही नहीं होगा। तुमने ऑप्शन से कर लिया, तुम्हें नहीं लगानी इक्वेशन, कोई इक्वेशन मत बनाओ, कोई इक्वेशन मत बनाओ। क्यों बनानी हमें इक्वेशन, हमें तो ऑप्शन दिए गए हैं ना, हमसे स्टेप मार्किंग के नंबर थोड़ी मिल रहे हैं। हम 4 से 8 को चेक कर लेते। तुमने बोला अगर वो नंबर 4 से 8 होते तो उनका सम 12 आना चाहिए था, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। इनका सम तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो क्या 18 और 12 बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए तुमने चेक कर लिया, ऑप्शन से कर लिया। सिर्फ ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे तुम इतने आसानी से, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं। कोई गिवन फिगर है, इसमें क्या पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दिया गया पी क्यू आर। तो इसमें तुमको क्या दिया गया, ये जो एस टी लाइन है, ये जो एस टी लाइन दिख रही है तुमको, ये एस टी लाइन और ये क्यू आर लाइन, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल जा रही है। पी एस की वैल्यू तुमको दी गई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू तुमको क्या दी गई है, तुमको सवाल में दी गई है। क्या दी गई है, पी से लेके एस तक की वैल्यू कितनी दी गई है, 7x-4। वैसे ही तुमको पीटी की वैल्यू भी दी गई, ये भी वैल्यू दी गई है, पीटी की दी गई है 5x-2, ये भी दिया गया। चलो और क्या क्या दिया गया, और तुमको दिया गया है क्यूएस दिया गया, ये दिया गया क्यूएस। क्यूएस तुमको दिया गया है 3x प्लस, अच्छा दिख नहीं रहा होगा इससे, है ना। क्यूएस तुमको कितना दिया है, चलो दूसरी पेन ले लेते हैं। क्यूएस कितना दिया है, कौन सी से ये दिखेगा, क्यूएस दिया है 3x+4, ये दिख रहा होगा, ठीक है। वैसे ही तुमको ये टीआर दिया गया है, टीआर 3x दिया गया। अब तुमसे पूछा एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ। अब तुमको यहाँ से सीधी पता होनी चाहिए, तुमको क्या आनी चाहिए, थेल्स प्रमेय आनी चाहिए, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई ट्रायंगल है जो ए बी सी है, तो अगर मैं इनके मिड पॉइंट पर, या तो ऐसे समझो, या तो तुमको कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी आनी चाहिए कि अगर इनके मिड पॉइंट को अगर मैं एक लाइन खींच दूं डी और ई, तो जो ये लाइन होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मैं कोई लाइन किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के अपोजिट, उसकी साइड के पैरेलल एक दूसरी लाइन खींच दूं, उसके समानांतर दूसरी लाइन खींच दूं, तो वो दोनों लाइन, वो जो पॉइंट होंगे वो इनके मिड पॉइंट होंगे। ये थेल्स थ्योरम याद आ रही है। यहाँ से तुमको ये भी याद आना चाहिए, फिर जो इनके रेशो होते हैं, इनके जो रेशो होते हैं वो बराबर होते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम याद आ रही है ना, बीपीटी, बीपीटी याद आ रही है। उन्हें बोलते हैं कि जो रेशो ए से डी का होगा वो ही रेशो डी से बी का होगा, जो रेशो ए से ई का होगा वही रेशो ई से सी का होगा। तो अगर हम यहाँ देखें, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब जो रेशो 7x-4 से ये नीचे वाला 3x+4 का होगा,
वही रेशो ये 5x माइनस 2 से 3x का होगा। बस सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तुमको आता है। अब ये क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट में। कमेंट में तुम मुझे इसका आंसर दोगे, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। इस इक्वेशन को तुम सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, जिसको हम विलोपन विधि बोलते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। जैसे आपका मन करे वैसे करो। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल एम एन है, ये दिया गया है। पी क्यू मिड पॉइंट है, तो ये क्या है? इसके मिड पॉइंट है। पी क्यू एल एम एन, मतलब ये जो बराबर है, ये दोनों भी बराबर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एल पी क्यू, मतलब जो इस एरिया का एल पी क्यू का रेशियो, और पूरे बड़े ट्रायंगल एल एम एन का रेशियो, पूरे बड़े ट्रायंगल एल एम एन का रेशियो, एरिया का रेशियो। अब तुमको यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए। तुमको यहाँ ये चीज ये पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि अगर किसी ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो तुमको दिया गया, साइड्स का रेशियो तुमको दिया गया है, तो जो रेशियो ऑफ साइड्स होता है, साइड्स का रेशियो तुमको दिया गया है, तो रेशियो ऑफ साइड अगर तुमको दिया है और वहां से तुमको एरिया का रेशियो निकालना है, तो जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया का रेशो, तो जो एरिया का रेशो होगा, वो साइड्स के रेशो का स्क्वायर हो जाता है। साइड्स के रेशो का स्क्वायर हो जाता है। ये चीज तुमको आती होगी, नहीं आती तो सीख लो कि साइड्स के रेशो का स्क्वायर कर दोगे तो एरिया का रेशो आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो अगर मैं बोलूं यहाँ से, अब तुम्हें साइड चाहिए, तुम्हें पता है ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये एक है, तो ये भी एक है, ये एक है तो ये भी एक है। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये बराबर बराबर भागों में बटे होंगे। तो अगर मैं बोलूं इस ट्रायंगल को देखूं, ट्रायंगल एल पी क्यू को देखूं, ट्रायंगल एल पी क्यू को, तो ये भी एक है, ये भी एक है। यहाँ से तुम्हें ये चीज देखी। फिर अगर मैं ट्रायंगल बड़े वाले को देखूं, एल एम एन को, तो एल एम एन बड़े वाले ट्रायंगल को देखूं, तो ये पूरी अब कितनी हो गई? दो हो गई। ये पूरी कितनी हो गई? दो हो गई। ये पूरी कितनी हो गई? दो हो गई ना, क्योंकि ये पूरी एक और एक जुड़ जाएगी बड़े वाले ट्रायंगल में। देखो बड़े वाले में तो ये एक और एक जुड़ के दो हो जाएगी, तो दो हो गई। तो अगर मैं बोलूं छोटे वाले ट्रायंगल का साइड्स का रेशो, अगर मैं यहां से बोलूं रेशो ऑफ साइड्स, रेशो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एल पी क्यू, और रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, बड़े वाले और छोटे वाले ट्रायंगल का जो रेशियो है वो कितना है? तो तुमने बोला एक, इसका एक है तो उसका दो है। तो अगर मैं यहां से पूछूंगा रेशियो ऑफ एरिया, तो जो एरिया का रेशियो हो जाएगा ट्रायंगल एल पी क्यू का, और रेशियो ऑफ एरिया ट्रायंगल एल एम एन का, वो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। साइड्स के रेशियो का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर साइड्स का रेशियो कितना है? 1/4, 1/4, यही सिंपली इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाए। ये चीज तुमको इसने गलत करके रखा है, पर तुम समझ गए होगे कैसे करना है। ठीक है, ये चीज तुमको अब समझ आ गई होगी। अगर मैं पूछूं, अब अगली बार तुमसे पूछ ले इसका एरिया बताओ, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो तुमने बोला अगर इसका एक है, पूरे का 4 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो अगर इस पूरे ट्रेपीजियम का पूछूं, पी क्यू एम एन ट्रेपीजियम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। क्योंकि अगर पूरे का, ये हमने रेशियो में बात कर रहे हैं तो हमने सपोज करके रखा है। मतलब अगर तुम एक कांस्टेंट ले लोगे तो तुम 3x बोल दोगे इसको, है ना? जैसे यहाँ एक्स वैक्स कुछ भी मान लो, कोई भी कांस्टेंट मान लो, वेरिएबल मान लो, सॉरी। तो यहाँ पे तुम्हें ये चीजें समझ आ गई होंगी। इसका 3x हो जाए, पूछ सकता है अगली बार। अगला देखते हैं। दी गई आकृति, एक आकृति दी गई है तुमको। इस आकृति में ओडीसी और ओबीए क्या है? सिमिलर है। ये किसका साइन होता है? सिमिलर। अब सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में अंतर जानना है तो वीडियो जाके देखो, मैं इधर बताऊंगा, ज्यादा लंबी हो जाएगी। तुमको आती होगी, मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब तुमसे बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब ये वाला ट्रायंगल ओडीसी और इसके नीचे वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा है? नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा है? ओएबी। ये दोनों सिमिलर है। कौन तो सिमिलर? हमें क्या है? ये 115 दिया गया है, ये 70 दिया गया है। तुमसे पूछा ओएबी, ये वाला ट्रायंगल पूछा गया है, ओएबी पूछा गया। अब तुम ओएबी बता दो। तुम ओएबी नहीं बता पाओगे? तुम बता दोगे, आसानी से बता दोगे। कैसे बता दोगे? देखो अभी बताइए। तुमने बोला ये 115 है, ये कितना है? 115 है। तो अगर मैं देखूँ ये एक स्ट्रेट लाइन खींच रही है, तो अगर मैं लॉजिकली सोचूं ये 115 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 बनता है। तो 180 में से ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 115, मतलब ये हो जाएगा 60 और 5 65 हो जाएगा। ये हो जाएगा 65, 65 हो जाएगा ये, कि नहीं हो जाएगा? 65 हो जाएगा। अब तुमने बोला ये 70 है, ये क्या है? 70 है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल है तो यहाँ से तुम्हें दिखा, यहाँ से तुमको क्या दिखा? ये 65 है ना? तो अब तुमने यहाँ से देखा ये 65, तो ऊपर वाला भी 65 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब ये 65 है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा 180 में से कितना घटा दो? बचा हुआ 65 और 70 घटा दो। बचा हुआ 65 और 70 घटाओगे तो 180 में से कितना घटाना? 135 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 45। 45 हो जाए तो ये एंगल कितना हुआ? 45। अब अगर ये 45 हुआ तो ये पूरा तुमको जेड बनता नहीं दिख रहा है? जेड, ये देखो, ये जेड बनता दिखा, जेड बनता दिखा, मतलब ये और ये क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल हो गए, तो पैरेलल में जेड की जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। सिंपल सी चीज है, तुमको ये 8th की मैथ्स की चीजें आनी चाहिए। नहीं आती तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी चीजें नहीं हो सकती इतने आसानी से, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स एबीसी आर कॉलिनियर। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे संरेखीय हो, मतलब कोलिनियर हो। कोलिनियर का मतलब ये जो पॉइंट ए हो
ये जो पॉइंट बी हो और ये पॉइंट सी हो, ये एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं तुमको सबसे आसान तरीका बताता हूँ, जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तुम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। तुमको पता है, अगर कोई भी 3 पॉइंट तुम लो, तुमने बोला सर एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो तुम देखो 3 पॉइंट हमेशा एक ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। 3 पॉइंट हमेशा क्या करेंगे? ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। तुम कहीं भी लेके देख लो, तुम ऐसे ऐसे लेके देख लो, तो भी तुम देखोगे 3 पॉइंट हमेशा एक ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। पर एक केस में 3 पॉइंट कभी ट्रायंगल नहीं बनाते, त्रिभुज नहीं बनाते। वो होता है जब वो क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। तो अगर 3 पॉइंट एक दूसरे के कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर है, इसका मतलब जो उनका ट्रायंगल का एरिया होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रायंगल, वो एरिया नहीं बनाते, क्योंकि वो ट्रायंगल बनाते ही नहीं, तो एरिया ही नहीं बनेगा। मतलब एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। अब तुमको पता है पॉइंट्स अगर दिए जाते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसकी वैल्यू 0 दी गई है। अब यहाँ पे x1 y1 क्या है? ये है। ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो, ये x3 मान लो, y3 मान लो। इसको सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू तुमको मिल जाएगी। अगेन मुझे कमेंट में तुम इसका आंसर दे दोगे, ठीक है? करना कैसे समझ गए होगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले से सबसे आसान पड़ेगा। बाकी तुम इसको डिस्टेंस वाले से भी कर सकते हो। तुम्हें पता है जो दूरी a से b की होगी वही दूरी b से c की होगी। तो a से b की जो दूरी होगी, b से c की जो दूरी होगी, वो a से c की दूरी के बराबर होगा। तो यहाँ इसको तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, पर वो ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। स्लोप मेथड से भी कर सकते हो, पर ये सबसे आसान है, तो ये मैंने बता दिया। कोऑर्डिनेट तुमको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला याद करने की ट्रिक भी पता है तुमको। क्या होता है? 1 2 3 होता है, फिर इस 2 को आगे बुला लेते हैं, 2 3 1 हो जाता है, 3 को आगे बुला लेते हैं, 3 1 2 हो जाता है। ये ट्रिक भी तुमको पता है, बाकी मैंने वीडियो में भी बताई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो आसानी से। एक ट्रायंगल एबीसी है, तुमने मान लिया ए और बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है? कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है? 90 होता है। अब तुम मुझे कमेंट में बता दो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, ये तुम मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है? अब उससे पहले मैं शुरू करता हूँ। तुमको पता है एक ट्रायंगल एबीसी है, तो ए और बी का सम कम्प्लीमेंट्री है। मतलब ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ए प्लस बी अगर 90 होगा तो सी कितना होगा? सी भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो अगर ए प्लस बी 90 है तो सी भी 90 है। तो इसका मतलब अगर मैं ट्रायंगल कुछ बनाऊंगा तो सी तो 90 बनेगा मेरा, सी 90 बनेगा। बाकी ए और बी कुछ भी मान लो, ये दोनों का सम 90 है। 60 30 45 45 मुझे नहीं पता, मुझे पता है सी 90 है। तो तुमसे पूछा टेन सी बताओ, टेन सी बताओ, तो तुम्हें पता है टेन सी मतलब टेन 90। और टेन 90 की वैल्यू कैसे निकालोगे? याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम साइन 90 बटे कॉस 90 करके भी निकाल सकते हो। वैसे तो तुम्हें याद होनी चाहिए। साइन 90 की कैसे याद रखते हैं? 0 1/2 1/√2 √3/1। तो ये 0 30 45 60 90 ऐसे याद रखते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन 90 1 हो गया, कॉस 90 कितना हो गया? कॉस 90 हो गया तुम्हारा। इसका उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो जो यहाँ 90 है वो वहाँ 0 है, तो जो यहाँ 0 है वो कॉस के लिए 90 है, तो 0। तो 0 के टेबल में तो 1 आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी टेन 90 की इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, सिंपल सा लॉजिक था, इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा, ठीक है? टेन 90 की वैल्यू पूछी थी बस, घुमा फिरा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन कॉस 90 माइनस थीटा। तो तुम्हें पता है अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा करता हूँ, साइन में से साइन का 90 माइनस थीटा करता हूँ तो कॉस थीटा आता है। वैसे अगर मैं कॉस का 90 माइनस थीटा करता हूँ तो साइन थीटा आता है। ये शायद अब नहीं आते, पर ठीक है देख लो। वैसे टेन को अगर मैं 90 माइनस थीटा करता हूँ तो कॉट होता है, कॉट का टेन हो जाता है, और सेक का कोसेक हो जाता है, कोसेक का सेक हो जाता है। ये चीजें तो तुमको आती ही होंगी आई होप। पर यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, फिर क्लॉस थीटा का कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है। इसकी वैल्यू बताइए, साइन साइन का इंटू करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, आइडेंटिटी होती है, सबको पता है। -1 नहीं, सॉरी -1 नहीं 1। ये देख के करना ऑप्शन, ठीक है? तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। यहाँ से तुम दो आइडेंटिटी और याद रख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटी भी याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, पर ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। सेक थीटा प्लस टेन 1 माइनस टेन, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो तुम्हें पता है सेक क्या होता है? 1 बाय कॉस। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। टेन क्या होता है? साइन बाय कॉस। टेक क्या होता है? साइन बाय कॉस। फिर 1 माइनस साइन का 1 माइनस साइन लिख दिया। इसको सॉल्व करना है, कॉस कॉस कॉमन आ गया तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पे 1 माइनस साइन। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये क्या होता है? तुमको पता है ना, आइडेंटिटी याद है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटे कॉस। इन दोनों का क्या कर दिया हमने? इंटू कर दिया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, याद है ना? साइन स्क्वायर, एक सेकंड, हाँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। तो अगर मैं साइन को उधर भेज दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बटे कॉस। एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो आंसर बच गया कॉस थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इन सवालों में। तुमको पता है अगर आइडेंटिटी आती है तो सब आसान सवाल है। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए बी वृत्त है, इसको ई पर स्पर्श करती है। मतलब ये वृत्त को जो ए बी है, ए बी क्या है? एक टेंजेंट है। ये क्या है? एक टेंजेंट है। ये इस वृत्त को ई पर स्पर्श करती है, और इस प्रकार करती है कि जो ई सी है और ई डी है वो बराबर है। तुमको सी डी बराबर दिया है 62, मतलब सी डी ई, ये वाला एंगल तुमको दिया गया है 62। तुमसे पूछा है ए ई डी।
ए ई डी ये वाला मान पूछा है, ए डी ये वाला पूरा एंगल बताना है, ए डी बताना है। अब तुमको पता है अगर ये साइड्स बराबर है तो साइड्स के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये साइड बराबर है तो ये 62 होगा, तो ये भी 62 हो गया। पहले तो ये ध्यान लगाओ। दूसरा तुमने देखा यहाँ क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। जेड कहाँ दिख रहा है मुझे, जेड ये देखो, ये दिख रहा है, ये जेड बन रहा है, ये जेड जेड बन रहा है, ये जेड ये जेड। तो अगर ये एंगल 62 है तो ये बाहर वाला भी 62 हो जाएगा, ये छोटा वाला एंगल 62 हो जाएगा। अब ये 62 हो गया, पर हमें तो पूरा निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये 62 और ये और जोड़ना पड़ेगा। ये कैसे निकालोगे, तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, रेड रेड वाला, ये रेड रेड, ये इतना एंगल कैसे निकालोगे ये। तो ये क्या हो जाएगा, 180 में से बचे हुए ये 62 और ये 62 को घटा दो, बचे हुए ये 62 62 घटा दो। तो 180 में से 124 घटा दो तो कितना आ गया, 56। 56 आ गया। तो ये 62 और ये 56, तो जोड़ दो 62 प्लस 56, 5 2 6 8 6 5 11 तो 118 तुम्हारा आंसर हो गया। इसमें तुमको 8वीं की थ्योरम्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सब चीजें आनी चाहिए, तभी तुम कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ टेंजेंट बनाओ सेगमेंट पीटी टू अ सर्कल। बना लेते एक सर्कल है, बोल रहा है। अच्छा अच्छा से बनाओ, अच्छे से बनाओ, अच्छे से बनाओ सर। ये लो एक सर्कल बनाया, बोला लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट पीटी टू अ सर्कल वो सेंटर इज ओ, इसका सेंटर ओ है। अब क्या बोला, तुमने एक टेंजेंट खींची पी से एक तुमने टेंजेंट खींची, और वो किस प्रकार खींची कि वो इस प्रकार टकराई। तो पी पे जो इधर टकराई, सर्कल पे स्पर्श करी, वो टी पे करी। ठीक है। अब तुमको ओ से पी की डिस्टेंस दी गई है, ओ से पी की डिस्टेंस कितनी दी गई है, 17 दी गई है। तुमको ओटी भी दिया गया, ओटी मतलब सर्कल की रेडियस भी दी गई, 8 दी गई है। तुमसे पूछा है पीटी, अब तुमसे पीटी पूछा है। अब तुमको पता है, ये थ्योरम तो तुमको पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर सर्कल बनाते हैं वहां से अगर टेंजेंट गुजरती है तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं बोलूँ ये वाला एंगल बोलूँ, तो अगर ये वाला एंगल बोलूँ, टेंजेंट और रेडियस इनके बीच के एंगल 90 होगा, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड हो जाएगी। तो क्या मैं इस ट्रायंगल ओ टी पी में पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, तो जो हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या होती है, 90 के सामने वाली साइड वो होती है हाइपोटेनस। मतलब 17 का स्क्वायर हो जाएगा बेस का स्क्वायर, बेस तुम मान लो अपने हिसाब से 8, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा हो जाएगा पीटी हो जाएगा इसका स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, या माइनस कर दोगे बराबर पीटी का स्क्वायर। 289 में 64 जाएंगे तो 225 बराबर पीटी का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर बराबर पीटी का स्क्वायर। यहाँ से पीटी की वैल्यू आ गई 15। यही तुम्हारी टेंजेंट की क्या थी, वैल्यू। ठीक है, आसान था। अगला देखें, बोल रहा है एक्स बराबर 1 इज अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका और इसका क्या है, मतलब एक्स एक ये दो समीकरण है, इन दो समीकरण का जो एक उभयनिष्ठ मूल है, मतलब एक कॉमन रूट है, कॉमन मूल है, वो ये है, क्या है, 1। तो बताओ ए बी का मान। तो तुम्हें पता है दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन में ये कॉमन है, एक्स बराबर 1 क्या है, कॉमन मूल है। तो रख लो, एक बार इसमें रख लो, एक बार इसमें रख लो। इसमें रखोगे एक्स की वैल्यू 1, तो ए प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से मैं देखूँ 2a प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकालूंगा तो -3/2। इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, इस वाली में तो एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ से देखूँ 2 प्लस बी बराबर 0, तो बी की वैल्यू आ गई -2। -2 तुमसे पूछा ए बी का मान, तो ए बी का इंटू करा दो, -3/2 इंटू -2। 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 आंसर आ गया। कितना आसान है, सिंपल ही चीजें पता होनी चाहिए बस। अगला, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज ये, सेवन टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स। बढ़िया क्वेश्चन, आसान है। एक अंक गणितीय श्रेणी से पहले 20 पदों का योग बताइए जिसमें तीसरा पद 7 दिया गया और सातवें पद की जो है वो तीसरे पद के 3 गुना से 2 अधिक है। पढ़ने में मुश्किल लग रहा है पर है आसान। कैसे, तुमको पता है nth टर्म क्या होता है किसी भी एपी का, किसी भी समानांतर श्रेणी का nth टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं, तुमको थर्ड टर्म दिया है, तुमको क्या दिया है सवाल में, थर्ड टर्म थर्ड टर्म कितना है, a+3 - 1 मतलब 2d, a+2d कितना दिया है सवाल में, 7 दिया गया है। एक तो इक्वेशन बन गई ये। दूसरा क्या दिया है, सेवेंथ टर्म, जो सेवेंथ टर्म दिया गया है वो 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इट थर्ड टर्म, मतलब थर्ड टर्म के थर्ड टर्म के दो थर्ड टर्म के थ्राइस, थर्ड टर्म के थ्राइस मतलब थर्ड टर्म का अगर मैं 3 गुना कर दूं उससे भी 2 ज्यादा है। कौन सा, सेवेंथ टर्म। इसका मतलब जो सेवेंथ टर्म होगा, इसका मतलब वो सेवेंथ टर्म होगा, मतलब जो a+6d होगा, a+6d होगा वो क्या होगा, थर्ड टर्म मतलब 7, 7 × 3 + 2 मतलब a+6d कितना हो जाएगा, 7×3 = 21 + 2 = 23। a+6d भी पता पड़ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। यहाँ से तुम्हें दो इक्वेशन मिली, कैसे भी सॉल्व करो यहाँ से तुम्हें ए और डी का क्या मिल जाएगा, मान मिल जाएगा। ए का मान मिल जाएगा, डी का सॉल्व भी कर लेते हैं। मैंने देखा, मैंने तो माइनस कर दी यहाँ से, ए से ये वाली इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन माइनस कर दी। क्या कर दी मैंने क्या कर दी, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ए में से ए गया 0, 6d में से 2d गए तो 4d, 23 में से 7 गए तो 16। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। डी की वैल्यू 4 यहाँ रखी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये तुमको ऐसे लिख के नहीं करना है, तुमको तो सीधा आंसर निकालना है, तुम तो मन में कर लेना चाहे। डी की वैल्यू में 4 रखोगे तो a+8 बराबर आ जाएगा 7, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -1। ए की वैल्यू पता पड़ गई, डी की वैल्यू पता पड़ गई। अब तुमसे क्या पूछा है, तुमसे बोला है सम ऑफ 20, सम ऑफ 20, तो सम ऑफ 20 टर्म्स क्या होगा,
सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैं 20 के लिए निकाल रहा हूँ तो 20 अपॉन टू 10, टू ए की वैल्यू कितनी है -1 प्लस एन माइनस वन मतलब 20 माइनस एक इंटू डी 4 है। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, अब तो तुमने कर ही लिया। 10 -2 प्लस 20 में से 1 गए 19, 19 चौका 76, तो 10 प्लस 74 84। ये आंसर आ गया तुम्हारा। खत्म खत्म। कितना आसान था, 10 का गुणा करना था ना इधर किसमें 74 में। तो 10 का 74 में गुणा करोगे 740, 740 या 840 ने गलत लगा दिया, तुम समझ गए होगे कैसे आया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड ऑफ दो सिमिलर ट्रायंगल उनके समरूप त्रिभुजों के जो शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब क्या होता है, अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ एक ये ए बी सी, एक ट्रायंगल बना रहा हूँ ये पी क्यू आर, और ये इस प्रकार है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अल्टीट्यूड क्या होता है, इनके परपेंडिकुलर कोई लाइन डाल दो, इनकी लाइन ऐसी डाल दो जो सामने वाली लाइन की क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, जो सामने वाली लाइन की क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। ये अल्टीट्यूड होता है। ये अल्टीट्यूड तुमको दिया गया, ये 6 दिया गया, ये 9 दिया गया। तो तुमसे पूछा इनका एरिया का रेशो बता दो। तुमको पता है अगर साइड्स का रेशो 6:9 है तो एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, इन साइड्स के रेशो का स्क्वायर, साइड्स के रेशो का स्क्वायर। तुम रेशो निकाल लो यहाँ से, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो अगर एरिया का रेशो पूछूंगा तो 2/3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4/9। सिंपल सा क्वेश्चन। अगला देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल, ये और ये, तो फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कौन से चैप्टर का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर जाके देखो, उसमें समझ आ जाएगा। बोल रहा है वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक ये दिए गए, तो वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। बना लेते हैं। तुमने सोचा एक वृत्त है, इसका वृत्त का ये क्या हो गई, व्यास हो गया। व्यास तुमने मान लिया ए है और ये बी है, ये इसका सेंटर है, वो केंद्र है। ए का तुम्हें पॉइंट दिया गया 4, -1, बी का तुम्हें पॉइंट दिया गया -2, -5। तुमसे पूछा सेंटर ये ओ के केंद्र बताओ, सेंटर का केंद्र बताओ। तो तुमको पता है यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पॉइंट्स के सेंटर का निकालना तो क्या होता है, x1 + x2/2 मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है ना, किसी भी मिड पॉइंट का फॉर्मूला, अगर मैं मान लूँ दो रेखा डली है ए बी, ऐसी रेखा, इनके मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1/x2/2 प्लस y1/y2/2। मतलब x1 y1 क्या होगा, ये x1 y1 हो गए, ये y x1 y1, ये x2 y2 हो गए। तो एक बार इनको जोड़ के, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ओके। तो ओके कोऑर्डिनेट तुम्हारे हो जाएंगे 4 + -2/2 और -1 + 5/2। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, -2 से -2 कटे, -2/2 1 आ जाएगा, और -1 4/2 2 आ जाएगा। तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अरे अरे अरे, क्या हुआ क्या हुआ, x1 + x2/2 क्या दिक्कत आ रही भाई, x1 + x2, 4 में से 2 गए, 2 2/2 एक ही तो आ रहा है। और y1 + y2/2 -1 + 5 4/2 1/2, इधर तो ऑप्शन ही नहीं है, क्या दिक्कत करी फिर हमने। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड्स ऑफ डायमीटर दिए, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो क्या हमने कुछ गलत लिख लिया क्या, हमने कुछ गलत लिख लिया क्या, बिल्कुल लिख लिया सर, यहाँ -5 था, यहाँ -5 था, तो यहाँ भी -5 होगा। अब -1 और -5 जोड़ोगे तो -6/2, -6/2 मतलब -3, तो 1 -3, 1 -3, ये वाला आंसर हो जाएगा मिड पॉइंट का। यहाँ से तुम्हें सेक्शन फॉर्मूला भी याद आना चाहिए, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, खंड सूत्र। खंड सूत्र, यहाँ से तुमको सेक्शन फॉर्मूला भी याद आना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली, नहीं तो वीडियो जाके देखो। अगला देखते हैं, a + sec θ - tan θ b बराबर ये है, तो इनका ये बताओ। तो तुमको यहाँ से सॉल्व करना है, एक बार एक इनमें रख के देख लो, जो आ जाए तो कर लेना, नहीं तो दूसरा सरल तरीका ही है, तुम क्या इसको उठा लो, इसको लिखोगे तो 1/cos - sin/cos, तो 1 - sin/cos, तुमने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, 1 + sin से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 + sin से नीचे मल्टीप्लाई। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 - sin² cos 1 + sin, 1 - sin² कितना होता है, cos² cos 1 + sin। एक कॉस कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, cos θ अपॉन 1 + sin θ, cos θ अपॉन 1 + sin θ, यही तो तुम्हारा आया। अब अगर cos θ अपॉन 1 + sin θ, यही तो तुम्हारा बच रहा है ना, यही तो तुम्हारा बचा कि नहीं बचा। अब अगर तुम इसको वैसे देखोगे, लॉजिकली अगर तुम इसको देखोगे, तो क्या ये इसका उल्टा नहीं आया, किसका उल्टा, जो तुम्हारा ये आया था 1 - sin θ अपॉन cos θ। इसको जब तुमने सॉल्व करा तो ये cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा बन के कुछ आया, और अगर तुम इसको सॉल्व करोगे 1/cos + sin/cos, तो यहाँ से 1 + sin/cos। अब तुम अगर इन दोनों को मिलाओगे, इन दोनों को मिलाओगे, तो क्या ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं दिख रहे, उल्टे नहीं दिख रहे, उल्टे। तो अगर मैं बोलूंगा ये अगर a है तो ये 1/b है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, उल्टे है। अच्छा ये वाला नहीं है, उल्टे कहाँ है, उल्टे वाला कहाँ है, ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये उल्टे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे cos नीचे पहुंच गया, 1 + sin ऊपर पहुंच गया, इसीलिए इसका आंसर ही हो जाएगा। अगला देखो, व्हाट इज द एरिया क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। चतुर्थांश, क्वाड्रेंट मतलब होता है चतुर्थांश, तो किसी भी वृत्त के चतुर्थांश का एरिया बता। तुमको पता है ये वृत्त होता है, इसका पूरा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया क्या होता है, πr²। अगर मैं इसको 4 हिस्से में बांटूं, ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया पूरे स्क्वायर के एरिया का 1/4 हो जाएगा। तुमको सरकमफेरेंस दी गई है, सरकमफेरेंस 22 दी गई है, मतलब सरकमफेरेंस मतलब परिधि 2πr/22 दिया गया है। यहाँ से तुम रेडियस निकालोगे, रेडियस निकालोगे, इस रेडियस को कहाँ रख दोगे, πr²/4 वाले फॉर्मूले में। तो तुम मुझे इसका आंसर कहाँ बताओगे, कमेंट में बताओगे इसका आंसर, कमेंट में बताओगे इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 और 2, तो इक्वेशन क्या होती है, तुमको पता है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, जब तुमको रूट्स दिए x² - सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स,
प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है। तो अगर तुम यहाँ पे रूट्स रख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 एक्स प्लस 4 इंटू 2, तो यहाँ रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 6 एक्स प्लस 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 8 बराबर 0 0। ऑप्शन देख के करना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ये फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, दो स्फीयर हैं जिनके जिनके क्या है, जिनके वॉल्यूम का रेशियो तुमको दिया गया 27/64। ये किसका है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम 27/64 है। तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, उनके सरफेस एरिया का रेशियो। अब तुम निकालने मत लग जाना, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली तुम्हें ना स्फीयर का फॉर्मूला याद रखना, तुम बस ये सोचो, जब भी हम किसी भी स्फीयर या किसी भी चीज के दो चीजों के रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो में जैसे मैं बोलूँ स्फीयर का तुम्हें पता है सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है, अगर मैं दूसरे स्फीयर का मानूं तो इसकी रेडियस बदल जाएगी। तो बाकी कांस्टेंट चीजें तो कट ही जाती हैं, बाकी कांस्टेंट चीजें तो कट ही जाती हैं, बचता क्या है, ये रेडियस जो मेन चीज है। मतलब जो चीज हमें एक बचती है वही बचती, बाकी कांस्टेंट चीजें तो कट ही जाती हैं, जो 4 हुआ, पाई हुआ। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे पता है वॉल्यूम का रेशियो 27/64 है, तो सरफेस एरिया का निकालना है। तुम अगर लॉजिकली सोचो, अगर ये क्या होगी, ये क्या होगा, ये रेडियस ही तो होगा, लेकिन वॉल्यूम है तो ये मतलब रेडियस का क्यूब फॉर्म में होगा, ये रेडियस का क्यूब फॉर्म में होगा, ये रेडियस का क्यूब फॉर्म में होगा। तो अगर मैं इसको अंडर रूट क्यूब कर लूँ, इसका मैं क्या कर लूँ, इसका मैं कर लूँ क्यूब रूट ले लूँ, तो 27 का 3 और इसका 4, तो इसका पहले रेडियस की स्फीयर की रेडियस आर रही होगी और इसकी रेडियस ये आर रही होगी। छोटे भाई एक की स्फीयर की ये रही होगी, एक की स्फीयर की ये रही होगी, क्योंकि ये 4 पाई से 4 पाई तो कट ही गए होंगे ना। ये जो जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये रेशो जो दिख रहा है वो रेडियस का ही रेशो दिख रहा है कायदे में अगर देखो, पर ये वॉल्यूम है, इसका मतलब ये क्यूब फॉर्म में है, तो हमने इसका क्यूब रूट लेके इसकी सिंपल इक्वेशन निकाली, मतलब सिंपल रेशो निकाल लिया रेडियस का। तुमसे पूछा सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया किस में आता है, स्क्वायर में आता है, पता है ना। साइड किस में आती है, सेंटीमीटर में आती है, ये किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है एरिया, और वॉल्यूम किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में आता है। तो अगर मुझे सरफेस एरिया पूछा है तो मैं इस 3/4 सिंपल सेंटीमीटर इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका मतलब 9/16, 9/16। लॉजिकली सोचोगे तो कर लोगे, तो कर लोगे। और शायद आज का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी नहीं, शायद 2 3 4 क्वेश्चन और बचे हैं, देखते हैं 2 3 4 क्वेश्चन और बचे हैं, ये भी देख लेते हैं अगले अगले, या फिर इसके बाद कल करेंगे, इसके बाद करेंगे हम कल। अब इसके बाद हम करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे अब अगले पार्ट में, आप मुझे कमेंट में बताओगे, अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका पार्ट 2 आपको चाहिए या नहीं। और दूसरा, कितने बच्चे हैं जिनको समझ आया, कितना अच्छा लग रहा है, और आपको क्या नई अप्रोच या ट्रिक सीखने को मिली, कि आपको मजा आया या नहीं आया, चाहे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से हो। बाकी आप मुझे बताना कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करो आप चैनल को, आपको इससे रिलेटेड आपके 11th 12th सारे से रिलेटेड सुपर 100 या जितने भी स्कॉलरशिप एग्जाम्स हो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, अगर आप सिर्फ रिक्वेस्ट करोगे तब।